एक महिला डॉक्टर जिसका नाम अर्पिता था, वह सरकारी अस्पताल में अपनी ड्यूटी पर तैनात थी। तभी कुछ लोगों का झुंड एक व्यक्ति को, जो कि बुरी तरीके से एक रोड एक्सीडेंट में घायल हुआ था, उसको हॉस्पिटल में लाते हैं और उसको डायरेक्टली इमरजेंसी वार्ड ले जाते हैं। उस व्यक्ति की हालत बहुत खराब थी। वह बेहोश अवस्था में था और वह अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें गिनना था। जैसे ही हॉस्पिटल के डॉक्टर अर्पिता को एक घायल व्यक्ति के होने की सूचना मिली, वह तुरंत इमरजेंसी वार्ड में पहुंचती हैं और उस व्यक्ति को वो जैसे ही देखती हैं, वह दाड़े मारकर रोने लगती हैं, चीखने लगती हैं। आखिर यह घायल व्यक्ति कौन था जिसको देखकर डॉक्टर अर्पिता रोने लगी? सामान्यतः डॉक्टर कभी पेशेंट को देखकर रोया नहीं करते, लेकिन वह कौन सी वजह रही कि डॉक्टर अर्पिता को रोना पड़ा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, हम इस आज की सच्ची घटना में यह सब जानने वाले हैं। हम कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मैं अर्जुन सर अपने YouTube चैनल जेएनबी अर्जुन सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की सच्ची घटना हम आपको जो सुनाने जा रहे हैं, यह सच्ची घटना है राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिला पड़ता है कानपुर। कानपुर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अर्पिता था, उसने सन 2008 में यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। उस परीक्षा में उसने अपने कॉलेज में टॉप किया हुआ था और बहुत अच्छे अंक लेकर आई थी। वह अर्पिता अपने भविष्य को संवारना चाहती थी, इसलिए उसने भविष्य में एक डॉक्टर बनने का सपना देखा था। लेकिन समाज के ऐसे बहरूपीय, समाज के ऐसे नेगेटिविटी के लोग जो बेटियों को पढ़ने से रोकते हैं, उनके पिता को ये ताना देते हैं कि बेटी बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है, आपने उनको अब स्कूल भेजने की बजाय उसके हाथ पीले करके उसको ससुराल भेज देना चाहिए। और उन लोगों ने अर्पिता के पिता को ताने दे देकर अर्पिता के पिता को मजबूर कर दिया और उन्होंने अर्पिता की एक अमीर घराने में शादी कर दी। अर्पिता की जिस घर में शादी हुई, उस घर में दौलत की कोई कमी नहीं थी। अर्पिता का पति, जिसका नाम मोहित था, वो एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था उस समय। हालांकि बेरोजगार था, लेकिन पिता की अपार दौलत के ऊपर वह ऐश कर रहा था, जी रहा था। अर्पिता को या फिर मोहित को अगर 1 रुपए की भी जरूरत होती थी, तो वह उस 1 रुपए के लिए भी पूर्ण रूप से अपनी फैमिली पर डिपेंड था। धीरे धीरे समय गुजरता है और लगभग शादी के 6 महीने बाद गुजर जाते हैं। तब अर्पिता को यह महसूस होने लगता है कि जिस व्यक्ति के साथ उसकी शादी हुई है, वो एक आवारा है, निकम्मा है और बेहया व्यक्ति है। चूंकि वह बेरोजगार तो था ही, सुबह से शाम तक उसका काम था घर से बाहर जाना, यार मित्रों के साथ सैर सपाटा करना, महिलाओं को अपना मित्र बनाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, ये सब उसकी आदत बन चुकी थी। और इन आदतों से कहीं ना कहीं अर्पिता भी तंग आ चुकी थी। इसलिए अर्पिता को लगा कि उसने अपने पति को एक सच्चाई का मार्ग दिखाना चाहिए, उसको एक सकारात्मक सलाह देनी चाहिए। और उसी सकारात्मक सलाह देने के एवज में अर्पिता ने एक दिन अपने पति मोहित से कहा, मोहित जी, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ये हमारे लिए, आपके लिए, इस परिवार के लिए किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। आप अपने काम पर ध्यान नहीं देते हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हो। अगर आपने पढ़ना नहीं है तो पिताजी का जो बिजनेस है उसमें आपको हाथ बटाना चाहिए, लेकिन आप तो उसमें भी हाथ नहीं बटाते। लेकिन जब अर्पिता ने यह बात मोहित से कही, तो मोहित को तो अच्छा लगना चाहिए था, लेकिन बजाय इसके उसको लगा कि मेरी पत्नी मुझ पर दादागिरी करना चाहती है और मुझ पर अपना अधिकार जमाना चाहती है, इसलिए उसने अर्पिता की बात को अनसुना कर दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और समय के चलते अर्पिता एक बच्चे की मां बन जाती है। उसने एक बहुत खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया। और जब बच्ची का जन्म दिया तो अर्पिता को लगा कि कहीं परिवार के प्रति मोहित की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन मोहित की हरकतें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन अर्पिता ने मोहित को समझाते हुए कहा कि मोहित जी, मैं आपको हजारों बार समझा चुकी हूं, अब तो आप अकेले नहीं,
हमारी बेटी भी इस दुनिया में आ गई है, हमने अपनी बेटी को पढ़ाना है, अच्छे से संस्कार देने हैं, लेकिन तुम अपनी बच्ची पर ध्यान देने के बजाय अपने सुबह से शाम तक अपनी मस्ती में चूर रहते हो। इस बात पर मोहित बहुत नाराज हुआ और अर्पिता को गाली देते हुए घर से बाहर निकल गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। दोस्तों, एक दिन की बात है, मोहित अपने घर के 3rd फ्लोर पर किसी अपनी महिला मित्र से बात कर रहा था। तभी अर्पिता चुपके चोरी दरवाजे के पीछे से वो सब बातें सुन लेती है और मोहित के सामने आकर कहती है कि आप किससे बात कर रहे हो। तब मोहित बताता है कि मैं अपने क्लासमेट से बात कर रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, उसी का फोन आया हुआ है। तो अर्पिता उससे कहती है कि क्यों झूठ बोलते हो, सच्चाई को कभी छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लाखों बहाने बनाते हो। इस बात पर मोहित बहुत नाराज हुआ और उसने गाली गलौज करते हुए अर्पिता को बहुत बुरी तरीके से पीटा। मोहित तो वहां से चला गया, लेकिन अर्पिता वहीं बैठी हुई रोती रही, ससकती रही और इस बात का मलाल करती रही, पश्चाताप करती रही कि उसके पिता ने एक अमीर घराने में तो उसकी शादी की, लेकिन उसे किसी भी प्रकार का वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं हुआ। इस घर में उसको कोई शांति प्राप्त नहीं हुई और उसे लगा कि उसका स्वयं का और उसकी बच्ची का जीवन, उसका भविष्य कहीं खतरे में न पड़ जाए। इसलिए अर्पिता ने मोहित के घर के छोड़ने का निश्चय कर लिया और अपनी बच्ची को लेकर वह अगले ही दिन अपने पिता के घर, अपने मायके चली गई। दोस्तों, जैसे ही अर्पिता अपने पिता के घर पहुंचती है, उसने रो रो कर अपने मम्मी पापा भाई बहनों को ससुराल में हुए दुर्व्यवहार का उसने पूरा वर्णन किया, उसकी दास्तान सुनाई और उसने पिता से कहा कि पिताजी, मेरा जो पति है वो बेहद निकम्मा है, आवारा किस्म का व्यक्ति है, सिगरेट दारू सुबह से शाम तक मस्ती करना, एक पैसा ना कमाने वाला इंसान है, पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं, पिता के बिजनेस में कोई मदद नहीं। मैं इस प्रकार के निकम्मे आवारा व्यक्ति के साथ हरगिज अपनी जिंदगी जीना पसंद नहीं करूंगी। मैं आपके दरवाजे पर मर जाऊंगी, लेकिन उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी एक खुशहाल जिंदगी जिए, एक बेहतर जिंदगी जिए, तो आपने मुझे हर हाल में उससे डिवोर्स दिलाना होगा। और इतनी बात कहकर अर्पिता पिता के सामने ही फपक फपक कर रोने लगी। जैसे ही अपनी बच्ची की आंखों में आंसू देखा, कहीं ना कहीं माँ बाप की भी आंखें नम हो गईं और उन्होंने अपनी बच्ची के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैंने तुम्हें पाला है, पोसा, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी शादी की। अब तुम्हारी जिंदगी में अगर दुख आ गया है तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये दुख तुम्हारे जीवन से हट जाए। और इस बात को आधार बनाकर अर्पिता के पिता अगले ही दिन अदालत जाते हैं और वह मोहित के खिलाफ तलाक का केस डाल देते हैं। कुछ महीने तक अदालत में केस चलता है और लगभग 7 से 8 महीने बाद अर्पिता को मोहित से तलाक मिल जाता है। क्योंकि अब अर्पिता मोहित से बिल्कुल अलग हो चुकी थी, किसी भी प्रकार का उससे रिश्ता नहीं रहा, सभी नाते समाप्त हो चुके थे। सो अब अर्पिता को लगा कि जिस छात्र जीवन में वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी, अपने सपने को पंख देना चाहती थी, वह गरीबों की मदद करना चाहती थी, दीन दुखियों की सेवा करना चाहती थी, अब वह डॉक्टर बनकर अपने उस सपने को पूरा करेगी। इसलिए उसने पिता से कहा कि पिताजी, आप तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आपने अपने सभी बच्चों को, भैया को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, मैं भी एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, प्लीज आप मेरी हेल्प करो। तो अर्पिता के मम्मी पापा दोनों लोग उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्पिता की माँ अर्पिता की बच्ची को संभालने की जिम्मेदारी लेती है और उसके पिता उस बच्ची से कहते हैं कि मेरी बच्ची, पढ़ने में जितना भी पैसा खर्च होगा मैं पैसा खर्च करने के लिए तैयार हूँ। जल्दी ही अर्पिता एक डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए एडमिशन लेती है। 3 वर्षों में वह ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करती है और उसके बाद वह डॉक्टर बनने के लिए एक प्रवेश परीक्षा देती है और अपने शहर के एक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन ले लेती है। पूरे सिलेबस को उसने बहुत मन से, ना सिर्फ कठिन मेहनत की, कोचिंग क्लास भी अटेंड की और जब एग्जाम का वक्त आया तो उसने अपना 100% देने की कोशिश की और जो मेडिकल का रिजल्ट निकला
उस रिजल्ट में अर्पिता ने वो मुकाम हासिल किया जिस मुकाम को पाने के लिए कॉलेज का हर छात्र सपना देखता है। अर्पिता ने उस कॉलेज में टॉप किया हुआ था। वो मेडिकल की टॉप स्टूडेंट बनकर वहां से निकली। धीरे धीरे जैसे ये समाचार अर्पिता के पिता को मिला, समाज के लोगों को मिला, ये पूरे समाज में अर्पिता की मिसाल जो कायम हुई थी उसकी सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे कि अर्पिता एक ऐसी बच्ची है जिसके जीवन में इतने सारे कष्ट आए लेकिन वह उन कष्टों के आगे कभी रुकी नहीं, कभी झुकी नहीं, कभी टूटी नहीं। उसने अपने कदमों को कभी लड़खड़ाने नहीं दिया और अपने सपने के पंखों को लगाने के लिए वह आकाश में उड़ान भर रही है। दोस्तों, कुछ वर्षों तक अर्पिता ने डॉक्टर बनने की पढ़ाई की क्योंकि वह कंपटीशन के थ्रू किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर अपॉइंट होना चाहती थी। जल्दी ही उसका वह सपना भी पूरा हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब डॉक्टर्स की वैकेंसी निकाली तो वह उसने परीक्षा दी और उस परीक्षा को भी उसने बखूबी निभाया और उसमें बहुत अच्छे अंक हासिल करके एक सरकारी अस्पताल में उसे डॉक्टर की नौकरी मिल जाती है। और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में जो अंधेरा छा गया था वह अंधेरा अब उजाले में तब्दील हो रहा था। दोस्तों, अब कहीं ना कहीं अर्पिता सेल्फ डिपेंड हो चुकी थी। वह सैलरी से जो भी धन प्राप्त करती थी उस धन को वह अपनी फैमिली में भी खर्च करती थी और दूसरी ओर वह अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहती थी, लिखाना चाहती थी, उसको एक नेक इंसान बनाना चाहती थी, पढ़ा लिखा कर एक बहुत अच्छी पोस्ट पर बैठाना चाहती थी। इसीलिए अर्पिता ने अपनी बेटी का एडमिशन कानपुर के सबसे बेहतरीन स्कूल में कराया। अब अर्पिता की जो जिंदगी थी, उसकी लाइफ का जो रूटीन था, सुबह जल्दी से बिस्तर से उठना, तैयार होना, हॉस्पिटल जाना, पूरे दिन रोगियों की मदद करना, उनका इलाज करना, शाम अंधेरा होने तक घर वापस आना, यह उसकी दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका था। दोस्तों, एक दिन की बात है, अर्पिता उसी सरकारी अस्पताल में अपनी ड्यूटी पर तैनात थी। तभी कुछ लोग एक घायल व्यक्ति को लेकर अस्पताल आते हैं, उसको इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराते हैं। जैसे ही डॉक्टर अर्पिता को यह सूचना मिलती है कि एक पेशेंट है, बुरी तरीके से रोड एक्सीडेंट में घायल हुआ है, उसकी जान जा सकती है, वह घायल अवस्था में है, तुरंत डॉक्टर अर्पिता अपनी ऑफिस से दौड़ती हुई उस इमरजेंसी वार्ड में आती हैं और अपने सहयोगियों के साथ, अपने कंपाउंडर्स के साथ उस रोगी का इलाज करने की जैसी तैयारी करती हैं और उसके चेहरे को देखती हैं तो उसके चेहरे को देखकर डॉक्टर अर्पिता की चीख निकल जाती है। दरअसल वह घायल व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर अर्पिता का तलाकशुदा पति था। वही पति मोहित जो उसकी जिंदगी में एक अंधेरा लेकर आया था। जैसे ही मोहित को देखा, अर्पिता को अपना अतीत याद आया, क्योंकि उसी व्यक्ति के साथ अर्पिता ने 7 बंधनों में बंधकर अपने भविष्य को सजोने का सपना देखा था, 7 जन्मों तक साथ रहने का सपना देखा था। उसी व्यक्ति से उसने बच्ची को एक जन्म दिया था, लेकिन उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि वो दोनों लोग अलग अलग हो गए। पल भर के लिए उसने इन सब चीजों को भुलाकर अपने काम पर ध्यान दिया और वह मोहित का इलाज करने लगी। मोहित तो बेहोश अवस्था में था, उसे अपने शरीर का भी कोई होश नहीं था। लगभग ट्रीटमेंट के 10 घंटे बाद जब मोहित को होश आता है तो वह अपने सामने महिला डॉक्टर के रूप में जिस महिला को खड़ा हुआ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उस महिला डॉक्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरी अर्पिता हो। तो डॉक्टर भी हाँ में सिर हिलाती हैं और कहती हैं कि हाँ, मैं अर्पिता तो हूं पर तुम्हारी अर्पिता नहीं, क्योंकि तुम्हारी अर्पिता तो उसी समय मर गई थी, दुनिया छोड़कर चली गई थी जब तुम्हारा मेरा डिवोर्स हुआ था। अब आप यहाँ एक पेशेंट हो और मैं एक डॉक्टर हूं। मेरे जीवन का कर्तव्य है कि अपने पेशेंट के जीवन को बचाना। सो उसी कर्तव्य का पालन करते हुए मैं आपकी जिंदगी को बचाने में लगी हूं। मोहित ने हाथ जोड़कर अर्पिता को थैंक्स बोला, धन्यवाद कहा और उसने कहा कि उसने उसकी जिंदगी को बचा लिया है। और वह एक बार फिर हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर अर्पिता से कहता है कि मेरी गलती माफ कर दो, मैंने जो तुम्हारे साथ गलत किया उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। डॉक्टर अर्पिता ने कहा कि अब क्षमा की कोई जरूरत ही नहीं। उसने कहा कि मेरे साथ तुम अपनी दुनिया बसा लो, मेरा घर बसा लो। तो डॉक्टर अर्पिता ने इस बात पर कहा कि एक्चुअली अब मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहती हूँ।
एक नेक इंसान बनाना चाहती हूँ, उसे आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती हूँ। जैसे ही बच्ची का नाम मोहित ने अर्पिता की जुबान से सुना, उसे अपनी बच्ची की याद हो आई। उसने डॉक्टर अर्पिता के पैरों को पकड़कर वह गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि प्लीज एक बार मुझे मेरी बेटी से बात करा दो, मुझे उसकी शकल सूरत दिखा दो, वो अब कितनी बड़ी हो गई है, कैसी है। तब डॉक्टर अर्पिता ने कहा कि अब उस बच्ची पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, वह सिर्फ मेरी बच्ची है, मेरे नियंत्रण में है। मैं उसको अपने तरीके से उसको पाल रही हूँ, परोस रही हूँ। इतने वर्षों तक तुमने उसका कोई ध्यान नहीं दिया, सो अब उस बेटी के बारे में बातें करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। और इतनी बात कहते हुए डॉक्टर अर्पिता उस इमरजेंसी वार्ड को छोड़कर अपने ऑफिस चली जाती हैं और जो कंपाउंडर्स लोग होते हैं वो उसकी मदद करने में लगे रहते हैं। दोस्तों, है ना बड़ी अजीब कहानी। न जाने पति और पत्नी के गृह कलेश की वजह से कितनी बेटियों का जीवन तबाह हो गया, उनके जीवन में अंधेरा छा गया। वो घुट घुट कर नहीं जीना चाहती थी। विवाह जब हुआ तो वो सपना देखा उन्होंने कि अपने पति के साथ बहुत बेहतर जिंदगी जिएंगी, पर उनकी जिंदगी में इस प्रकार अंधेरा छाया कि फिर कभी उजाला नहीं हुआ। जो भी बहनें हमारी इस वीडियो को देख रही हैं, मैं आप सभी बहनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मेरी बहनों, जब भी जीवन में कभी कष्ट आए, कोई परेशानी आए, तो डरना मत, कभी झुकना मत, बल्कि अपने कदमों को मजबूती से खड़े किए रहना और उस मुसीबत का डटकर सामना करना। एक दिन आप वैसे ही बुलंदियों को छू लोगी जिस प्रकार अर्पिता ने अपने सपनों को पूरा किया। और जो भाई लोग, जो भी एडल्ट लोग, जो भी हमारे भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप एक वैवाहिक जिंदगी जी रहे हैं, तो वैवाहिक जिंदगी जीने के लिए मेरे दोस्तों, आपने अपने जीवन में से बुराइयों को हटाना होगा, उनको निकालना होगा। शराब, नशा, जुआ, महिला मित्र इत्यादि से आपको छुटकारा पाना होगा, निजात पानी होगी। नहीं तो आपके हंसते खेलते गृहस्थी जीवन में आग लग जाएगी और फिर उस आग को आप बुझा नहीं सकते। दोस्तों, ये थी आज की हमारी सच्ची कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के विचारों को कष्ट देना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक रखना है, ताकि समाज इस प्रकार की कहानियों से कुछ सबक ले, उनके गृहस्थी जीवन में जो भी परेशानियां हों उन्हें आपसी समझौते से सॉल्व करें, ताकि उनका जीवन खुशहाल हो सके। ना सिर्फ उनका जीवन, बल्कि आने वाले जो बच्चे हैं उनका जो भविष्य हो वह भी बहुत सुनहरा हो। तो दोस्तों, आज की इस सच्ची कहानी में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, और इस कहानी से दूसरे लोगों को भी कुछ सीख मिले, इसलिए इस कहानी को शेयर भी करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी सच्ची कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।